अगेन थोड़ा सा मेमोरी का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से ही। इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ तक थी कि ये यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 8 8 इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो ये इस तरह से ये स्टेबल मोड में आ जाता है। अब ये Na+ जो है ये क्लोरीन माइनस से रिएक्शन करते हैं और NaCl बनता है, जिसमें ये प्लस और ये माइनस, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। ये हमें याद रखना है। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे ये एक सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसको देना है, ठीक है। और ये क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये 6 एंड दिस इज़ 7, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आएगा और इस सेल के अंदर चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि सोडियम जो है उसको हम प्लस की तरह लिख देंगे, और क्लोरीन जो है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ चुका है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से इसके शेल में आ चुका है, और अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 और इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 8। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है इसके अंदर जो भी है वो एक बार लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इसके अंदर सॉरी एक टॉपिक और रह गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड जो हैं वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इनके अंदर। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड जो है ना उसका फिज़िकल नेचर में क्या होता है कि ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होंगे? क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है इनके अंदर, और आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास में रहते हैं। इसलिए इनका पहला तो ये है कि ये सॉलिड होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि ये ब्रिटल होते हैं। जैसे मेटल्स कैसे मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं ना, वैसे ये नहीं होते, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यानी अगर आप इनको किसी चीज़ से मारेंगे, कोई हैमर से, या इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड का है। तो एक तो ये सॉलिड होते हैं, दूसरा ये ब्रिटल होते हैं। फिर इसके अंदर दूसरा है कि चूँकि इनके बॉन्ड जो है ना आयनिक बॉन्ड होता है और बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनके अंदर क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा हीट लगेगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा हाई होते हैं, ठीक है। तीसरा इसके अंदर फिर से आता है, ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड ये इनका इसका थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होता है सॉल्युबिलिटी। तो ये हमको पता ही है कि चूँकि ये आयनिक हैं, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको जब हम वाटर के अंदर या किसी चीज़ में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे केरोसिन या पेट्रोल है, उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका हम लोग यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का पढ़ रहे हैं। और इनके अंदर यहीं पर ही मैं आपको बता दूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि ये आयनिक है, आयंस बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी
कंडक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। तो आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का उनके अंदर ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं इनके अंदर। तो अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर ये सॉल्युबल, जब ये अगर सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब ये नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, लेकिन जब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हम इसका लिख सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी आसानी से कंडक्ट करते हैं। इस तरह से अब इसके अंदर जो आपका बुक है, इसके अंदर ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल जो है ये एक टॉपिक जो पूरा ये यहाँ पर 2 पेज का टॉपिक है, और उसके बाद करेजन। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो अभी CBSE वालों ने NCERT में से ओमिट हो चुका है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो अभी इस वक्त के सिलेबस के हिसाब से हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं इनको नहीं ले रही हूँ। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि आपको वापस से पढ़ाया जाए तो मैं इसको वापस से लेऊँगी। लेकिन इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वापस से एक बार आप देखो कि देखो जैसे एक एटम जो होता है ना, ये मैंने आपको पहले बताया भी था कि एक एटम जो होता है ना उसका बीच में तो देखो ये इसका न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो होता है ना इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना मूव करते हैं। देखो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। जो सबसे पास में जो रहती है ना इसको हम कहते हैं K ऑर्बिट, दिस इज़ L, दिस इज़ M। ये हम इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और किस तरह से मूव करते हैं। तो देखो K जो होता है ना उसके अंदर मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद L जो है उसके अंदर 8 रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। और M इस तरह से इनके अंदर जैसे भी एटॉमिक नंबर आएंगे उस हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं। एक ऑर्बिट जो होता है ना उसको स्टेबल होने के लिए उसके अंदर 2 8 या 18, ठीक है, क्योंकि ये नोबल गैस के नंबर है। तो ये नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल है, कोई भी हो सकती है आउटर शेल, कोई भी शेल जो इनकी आउटर शेल होगी, चाहे वो K हो, चाहे वो M हो, चाहे वो L हो, जो भी शेल इनकी आउटर होगी उसके अंदर 2 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले आपको बताया हुआ है, मैं जो हम लोग यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं, तो देखो हम पढ़ते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। तो हमको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2 सबसे पहले K में आएगा, K शेल में आएंगे 2, फिर आता है L, तो L के अंदर आ जाएंगे इसके अंदर 8, और फिर आती है M, तो 2 और 8 10 और बचा 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 एंड 1। इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब जैसे मैं अगर इसके अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम लेती हूँ तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13। तो अब इसकी शेल्स में कैसे होगा, K में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और M 2 और 8 10 हो गया, अब बचे कितने 3, तो M के अंदर आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देने की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 और 3। ये इस तरह से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था क्लोरीन का, उसकी जगह मैं आपको ऑक्सीजन का भी बता सकती हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो अब इसकी के शेल के अंदर 2, एल शेल के अंदर चूँकि 2 है और तो यहाँ पर बचे सिर्फ 6। तो अब इसकी एल शेल जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इसके लिए मुश्किल है, उसकी जगह ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है 2 और 6। इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 लेना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होता है, निगेटिव हो जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, लेता है, और स्टेबल होने के लिए ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिख सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी इन फ्यूचर कहीं आएगा तो मैं आपको फिर से इसको डिटेल में बताऊंगी। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं आप उनको करिए, पीछे की एक्सरसाइज करिए। मैं इसके पहले भी जो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उसमें भी आप लोगों ने कहीं पर भी सिर्फ एक शायद जानवी का होमवर्क मेरे पास आया, इसके अलावा किसी का नहीं आया। तो प्लीज़ आप होमवर्क करिए, इंटेक्स करिए, पीछे के एक्सरसाइज करिए, और जो डाउट्स आते हैं उनको मुझे बताइए, मैं उन्हें क्लियर करती हूँ। ओके, थैंक यू।